हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो असेसमेंट का टॉपिक है। असेसमेंट का कुछ पार्ट हमने इसकी पहली वाली वीडियोस में देखा है, जहाँ पे मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। असेसमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में जानकारी सारी ले ली है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं, लिमिटेशंस ऑफ असेसमेंट एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं। और अभी जो है हमने थर्ड सेमेस्टर की स्टडीज़ जो है वो स्टार्ट कर दी है। कल पहला उसका वीडियो मैंने डाला था थर्ड सेमेस्टर का, और आज की जो ये वीडियो है ये सेकेंड वीडियो है। सो बीएड के थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, असेसमेंट इन लर्निंग एंड पेडागॉगी। सो स्टार्ट हमने असेसमेंट इन लर्निंग से किया है, एंड असेसमेंट इन लर्निंग में यूनिट 1 में आप लोगों को असेसमेंट के बारे में भी पढ़ना होगा। असेसमेंट के साथ ही आप लोग को अलग अलग और भी टॉपिक्स हैं यूनिट 1 में, जैसे मेजरमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम, मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें भी यूनिट 1 में होती है। पर क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही है असेसमेंट इन लर्निंग, तो हमको मेन ये पता होना चाहिए कि असेसमेंट क्या होता है। सो इसलिए जो पहले टॉपिक हम कर रहे हैं वो है असेसमेंट। सो आज हम देखेंगे बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ असेसमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक, यानी कि असेसमेंट यानी कि आकलन करने को स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक जो है कहा गया है। एन अटेम्प्ट इज मेड टू रिड्यूस एग्जाम प्रेशर थ्रू असेसमेंट। Evaluation is considered as a teacher-centered method, while assessment works as a student-centered method. अब जो लोग हैं या इन दोनों शब्दों में जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट एक ही चीज़ है, बस इसको बोलने का तरीका अलग अलग है, इस तरीके से सोच के चलते हैं। बट ऐसा नहीं होता। इवैल्यूएशन एक अलग चीज़ है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और असेसमेंट एक अलग चीज़ है। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन करना। इवैल्यूएशन करना है यानी कि मूल्यांकन करना है, तो उसके लिए हमें कुछ एग्जाम्स या टेस्ट कंडक्ट करवाने होते हैं, उसके बेसिस पे हम मूल्यांकन करते हैं यानी कि इवैल्यूएशन करते हैं। और असेसमेंट में इस तरीके की चीज़ नहीं होती कि हमको पर्टिकुलर कोई टेस्ट लेना है या कोई कुछ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है तभी हम उनका आकलन कर पाएंगे, स्टूडेंट्स का आकलन कर पाएंगे। इस तरीके की चीज़ नहीं होती। स्टूडेंट का ओवरऑल पार्टिसिपेशन या उसका इंटरेस्ट जो है वो स्कूल एक्टिविटीज़ में किस प्रकार से है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम उसका आकलन करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट या एग्ज़ाम के आधार पे जो है आकलन नहीं किया जाता। तो इसीलिए क्या है कि स्टूडेंट्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, किसी चीज़ का डर उनके अंदर नहीं रहता, और ये एक इसीलिए इसको स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक जो है कहा गया है। इवैल्यूएशन की जब बात करते हैं तो वो टीचर सेंटर्ड हो जाता है, क्योंकि टीचर अपने अकॉर्डिंग जो है टेस्ट या एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। पर असेसमेंट में कोई टेस्ट और एग्जामिनेशन नहीं होता। बच्चों की दृष्टिकोण से हमें चीज़ों को देखनी होती है, समझनी होती है, उनके बातों को सुनना होता है। सो इसलिए ये स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक कहलाती है। तो बेनिफिट्स ऑफ असेसमेंट का फर्स्ट पॉइंट हमने देखा स्टूडेंट सेंटर्ड टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अलॉन्ग विद दिस असेसमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि अधिगम जो है यानी कि लर्निंग, जो सीखना हम कहते हैं, सीखना या अधिगम भी हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसी के साथ साथ आकलन करना भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। असेसमेंट ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग रिड्यूसेस द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रेशर ऑन द child. The child does not even realize that they are constantly being assessed. अगर देखिए हम स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करते हैं यानी कि इवैल्यूएशन करते हैं,
तो स्टूडेंट्स भी अवेयर होते हैं कि हमसे ये एक्टिविटी या ये गतिविधि कराई जा रही है या ये टेस्ट लिया जा रहा है, तो इसके आधार पर ये हमको जांचेंगे परखेंगे। बट असेसमेंट में इस तरीके की चीज़ नहीं होती। नॉर्मल जो क्लासरूम एक्टिविटी स्टूडेंट जो कर रहा है उसके आधार पर ही हम आकलन या असेसमेंट करते हैं। सो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसके द्वारा बच्चों को पता भी नहीं चलता कि टीचर उनका आकलन कर रहा है या उनका असेसमेंट कर रहा है, और ये कार्य जो है चलते रहता है बिना किसी प्रेशर के। बच्चों पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टाइप से किसी भी प्रकार का प्रेशर या दबाव नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, यानी कि जब हम उनको किसी एग्जाम या टेस्ट को देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे, किसी चीज़ में ज़बरदस्ती उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, इसकी बजाय उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम काम करने देंगे या उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम उनको वर्क करने देंगे, उनके अनुसार से सीखने और पढ़ने देंगे, तो वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उनको डर नहीं लगेगा और एक अच्छे वातावरण में वो बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। टीचर से वो अपनी समस्या, अगर उनको कुछ समस्या है तो उस समस्या को जो है वो शेयर कर पाएंगे। तो असेसमेंट का यानी कि आकलन करने का ये एक बेनिफिट रहता है, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड स्ट्रेसफुल environment. Assessment is being used to remove the atmosphere of fear and tension prevailing in the current evaluation system. Assessment is conducted with the teaching process, which reduces fear and stress in students. नेक्स्ट पॉइंट अब हमें देखना है रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि जब से असेसमेंट की जो टेक्निक है वो आई, यानी कि आकलन की प्रक्रिया को जब से लागू किया गया, तो इवेल्युएशन का महत्व जो है वो कम हो गया। और इवेल्युएशन का महत्व कम करना ज़रूरी भी है, क्योंकि इवेल्युएशन करने के लिए बच्चों पे बहुत प्रेशर बनाना पड़ता है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अगर पढ़ोगे नहीं तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आपका मूल्यांकन कम ही होगा, आप क्लास में कहीं पीछे रह जाएंगे। पर असेसमेंट में इस तरीके की चीज़ नहीं होती। उनकी ओवरऑल एक्टिविटीज को देखते हुए ही, उनकी हर समस्या को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए ही हम असेसमेंट या आकलन करते हैं। इवेल्युएशन वॉज कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट इन द होल टीचिंग सिस्टम. Teaching system was being conducted only on the basis of evaluation and examination. Whereas in the assessment process, there is no need to provide unnecessary importance to the evaluation, due to which both children and teachers are comfortable. पहले होता था कि evaluation किया जाता था टेस्ट के थ्रू, एग्जामिनेशंस के थ्रू, बट अभी नहीं होता। अब जो है असेसमेंट है और यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड अननेसेसरी इंपॉर्टेंस टू द इवेल्युएशन, यानी कि जब से आकलन आया तब से मूल्यांकन की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो गई। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हो गए और टीचर्स का काम भी सरल हो गया कि उनको बार बार कुछ एग्जामिनेशंस या टेस्ट कंडक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हेल्पफुल इन लर्निंग, यानी कि असेसमेंट के द्वारा बच्चों की सहायता होती है कि वो और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए। क्योंकि जब हम आकलन करते हैं तो आकलन के अंदर एक चीज़ आती है ऑब्जर्वेशन। हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, किस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है, उसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उसके लर्निंग प्रोसेस में कोई बाधा तो नहीं है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम तो नहीं है। और हमको जो लर्निंग प्रोसेस है उसको एक इंटरैक्टिव प्रोसेस भी जो है बनाना रहता है। हमको बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए ताकि हम उनकी समस्याओं को जान सकें और उसका समाधान उनको दे सकें। तो जब हम उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनको समाधान देंगे तो हम क्या कर रहे हैं, उनको सीखने में या लर्निंग प्रोसेस को उनकी बेहतर बना रहे हैं या इम्प्रूव कर रहे हैं। सो ये क्या होता है, उनके अधिगम की प्रक्रिया में एक सहायक होता है, यानी कि हेल्पफुल इन लर्निंग। The purpose of assessment is to help in learning. Assessment is not just a measure of ability criteria, but it helps the children to learn better. यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमको उनको मेजरमेंट नहीं करना है कि कितने मार्क्स लाए, किस चीज़ में फर्स्ट आए, किस चीज़ में सेकंड आए, किस में पार्टिसिपेट किए, किस में पार्टिसिपेट ही नहीं किए, क्या चीज़ें सीख लिए, क्या चीज़ें नहीं सीख पाए।
इस तरीके का मेजरमेंट नहीं करना है या आपस में बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते हैं। असेसमेंट हर एक बच्चे का इंडिविजुअल किया जाता है, मतलब हर बच्चे का अलग आकलन किया जाता है उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि उसकी अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे को सहायता मिलती है, यानी कि लर्निंग की जो उसकी प्रोसेस है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट टीचर्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन पार्टिसिपेट, यानी कि असेसमेंट की प्रक्रिया में बच्चे, टीचर और उन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं सभी इन्वॉल्व रहते हैं। टीचर ऑब्जर्व करता है बच्चे को, उसके साथ कम्युनिकेट करता है, उसकी बातों को सुनता समझता है, और अगर उनको लगता है कि इनकी रिपोर्टिंग हमको करनी है, यानी कि इनके बारे में कुछ डिस्कस करना है इनके पेरेंट्स से, तो वो पेरेंट्स से भी बात करते हैं और बच्चे की समस्या पेरेंट्स को भी समझाते हैं या उनसे पूछते हैं कि आपके बच्चे को इस तरीके की दिक्कत क्यों आ रही है। तो टीचर और पेरेंट्स दोनों मिलके बच्चे को हेल्प करते हैं कि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए, चीज़ों को समझ पाए और अटेंटिव हो पाए क्लास में। सो ये क्या हो गया, एक मतलब कोऑपरेशन हो गया, मतलब और भी लोग उसके साथ जुड़ के उसकी सहायता करते हैं। द एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग इज ऑल्सो बीइंग सीन ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, यानी कि जहाँ पे अब जाहिर सी बात है 4 लोग अगर मिलके किसी काम को करेंगे तो वो वर्क अच्छा ही होगा। सो जब पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं तो वो अच्छी तरीके से बच्चे की सहायता कर पाते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है असेसमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट, यानी कि आकलन करते समय, यानी कि असेसमेंट करते समय हम सिर्फ उनका एकेडमिक ही नहीं देखते या सिर्फ को करिकुलर ही नहीं देखते, सारी चीज़ों को साथ में ले करके चलते हैं। अगर हम वही इवैल्यूएशन की बात करते हैं, यानी कि मूल्यांकन की बात करते हैं, तो मूल्यांकन आपका सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे ही आधारित रहता है, पर असेसमेंट में इस तरीके की चीज़ नहीं होती। एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ असेसमेंट इज दैट not only the cognitive aspect of the child is assessed, but also the non-cognitive aspect, that is co-curricular activities। सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे ही ध्यान नहीं दिया जाता, नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स यानी कि जो उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है, और कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव दोनों को साथ में लेकर ही उनका जो असेसमेंट है या आकलन है वो किया जाता है। सो ये भी एक बेनिफिट है असेसमेंट का कि हर प्रकार के एस्पेक्ट के द्वारा से हम बच्चे को देख सकते हैं, उसकी चीज़ों को समझ सकते हैं और उसकी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लोजनेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी कि जो आपसी रिलेशन होता है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छे से बन पाता है असेसमेंट के थ्रू। वही अगर हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो वहाँ पे जैसे कि एग्जाम्स एंड टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को डर रहेगा कि टीचर किस प्रकार से प्रश्न बना देंगे, ज़्यादा कठिन हुए तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या किस तरीके से हम टेस्ट में अपीयर हो, क्या लिखेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर होगा, ये उन पर बहुत प्रेशर रहता है और कहीं ना कहीं ये एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में बनने नहीं देता। पर असेसमेंट और आकलन जो है हमारा, यहाँ पे इस तरीके की कोई प्रेशर जो है स्टूडेंट्स पे नहीं होता, एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है टीचर्स रखते हैं ताकि सभी बच्चे उनको अप्रोच कर पाएं, अपनी हर बात उनसे शेयर कर पाएं, तो एक क्लोजनेस जो है वहाँ पे बन जाती है। इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट द टीचर इज अकाउंटेबल टू द स्टूडेंट एंड कंटिन्यूअसली असेस द progress of the student, due to which there is development of closeness or intimacy between students and teachers. In the process of assessment, teachers get to know all the students personally so that the learning becomes effective. तो ये सारे पॉइंट्स जो थे हमारे बेनिफिट्स थे किसके, असेसमेंट के, यानी कि आकलन के। नेक्स्ट हमको देखना है लिमिटेशंस ऑफ असेसमेंट, यानी कि जहाँ पे मेरिट्स हैं वहाँ पे डीमेरिट्स तो होंगे ही, कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी। तो लिमिटेशंस क्या है असेसमेंट की, ये देख लेते हैं। लैक ऑफ सफिशिएंट ट्रेनिंग, यानी कि
जो टीचर्स रहते हैं उनको असेसमेंट करने के बारे में जानकारी होती ही नहीं है कि आकलन बच्चों का करना कैसे है। और कई टीचर्स तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बीच में ही फंस के रह जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या चीज़ इवैल्यूएशन में आएगी और क्या चीज़ असेसमेंट में आएगी। सो अगर टीचर की ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है, उनको असेसमेंट करना आता ही नहीं है, तो असेसमेंट की जो प्रक्रिया है वो पूरी जो है फेल हो जाएगी। सो ये एक लिमिटेशन है या बाधा है कह लीजिए असेसमेंट का। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट इज यूज्ड in assessment. Teachers need to be trained periodically for formative assessment. In the absence of training, assessment is experiencing difficulty. अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है तो जो आपका असेसमेंट है उससे आप सिर्फ कठिनाइयों को ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे और कुछ हासिल नहीं होगा, ना बच्चों का आकलन सही से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशन का, लैक ऑफ टाइम, यानी कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। अगर आपको हर बच्चे को आकलन करना है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, उसकी मानसिकता को, उसकी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है समय लगेगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, मतलब हर दिन ये प्रोसेस चलेगा, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि एकदम 1 to 1 आप हर किसी बच्चे के पास जाके उससे कम्युनिकेट करके उसकी समस्या पूछोगे, उसको हल करोगे, या हर किसी के पेरेंट्स से आप मिलते रहेंगे, तो इस तरीके की चीज़ जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है मैनेज करने के लिए। सो ये भी एक बाधा होती है। इट इज़ जनरली बिलीव दैट देयर इज़ मोर वर्कलोड ऑन टीचर्स एंड कंपैरेटिवली मोर एंड कंपैरेटिवली पॉइंट हम देख रहे हैं लैक ऑफ टाइम। इट इज जनरली बिलीव दैट देयर इज मोर वर्कलोड ऑन टीचर्स एंड कंपैरेटिवली मोर टाइम इज स्पेंट इन असेसिंग, सो टीचर्स आर नॉट एबल टू एक्टिवली सपोर्ट असेसमेंट। क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और टीचर्स को लगता है कि उनका वर्कलोड जो है वो बढ़ गया, इसलिए टीचर्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। सो ये भी एक लिमिटेशन है असेसमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टीचर्स। वही बात हो गई, क्योंकि उनको लगता है कि उनका वर्क जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, उन पे वर्कलोड ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं शो करते। प्लस उनको लगता है कि गवर्नमेंट के साइड से उनको एक नियम में बांध दिया गया है कि इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करके ही आपको आकलन करना है या असेसमेंट करना है, तो उनको लगता है कि थर्ड पार्टी कोई आके जो टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर कर रही है। सो इसलिए भी टीचर्स जो है असेसमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें अपना इंटरेस्ट अच्छे से नहीं दिखा पाते। Most teachers believe that the process of assessment increases unnecessary workload on the teacher and it is comparatively difficult, due to which there is arousing disinterest in teachers towards assessment. Next point हमको देखना है more importance to the competition, यानी कि एक ऐसी धारणा बनी हुई है पेरेंट्स के बीच में भी कि जब कंपटीशन होता है बच्चों के बीच तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, अलग अलग परसेंटेजेस जो है मिलते हैं या अलग अलग रैंकिंग मिलती है, तो इससे बच्चे जो है मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ने के लिए। और अगर हम असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट में क्या कहा जाता है कि रैंकिंग या ग्रेडिंग या मार्किंग इस तरीके की चीज़ नहीं करनी है, सबको नोट्स देने हैं कि इसने ये चीज़ अच्छे से की या इस चीज़ में ये थोड़ा घबरा गई, इस तरीके के नोट्स देने हैं आपको। परसेंट, मार्क्स या ग्रेड या कोई कैटेगरी ABCD इस तरीके की चीज़ें नहीं देनी है। बट पेरेंट्स को उसी तरीके की चीज़ अच्छी लगती है कि उनको परसेंट दिया जाए या मार्क्स दिया जाए, ताकि जिनके बच्चे अच्छा करते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो अलग से स्टैंड कर पाए कि हाँ हमारे बच्चे ने इतना मार्क्स स्कोर किया, ये हमारा बच्चा फर्स्ट रैंक पे है, उसका बच्चा तो 10th रैंक पे है या लास्ट रैंक पे है। तो इस तरीके की चीज़ें ही पेरेंट्स को भी पसंद आती है। सो वो असेसमेंट के ज़्यादा फेवर में नहीं रहते, बल्कि इवैल्यूएशन के ही ज़्यादा फेवर में रहते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि टीचर्स या पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि कंपटीशन की भावना यहाँ पे जो है कम हो जाती है। मोर इम्पोर्टेंस टू द कंपटीशन, यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कंपटीशन को, पर असेसमेंट में ये चीज़ नहीं हो पाती। It has already been present in the mind of every parent
that the child gets the best position in the class or gets good marks. Only then the level of education will be considered good. In each progress report card, the child finds the place and percentage of the class, while the place of competition is not provided in the assessment. Therefore, the assessment is not being effective. So ये भी एक लिमिटेशन है असेसमेंट का. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉन्सेप्चुअल एरर. कॉन्सेप्चुअल एरर मतलब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कुछ टीचर्स को समझ ही नहीं आता, वो कंफ्यूज रहते हैं इसी चीज़ में कि इवैल्यूएशन क्या है एंड असेसमेंट क्या है. असेसमेंट को भी वो इवैल्यूएशन के तरीके से ही कर देते हैं. तो यहाँ पे जो आपका है कॉन्सेप्चुअल एरर जो है वो आ जाता है. असेसमेंट इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज इवैल्यूएशन. मैनी टीचर्स अंडरस्टैंड दैट the test is done after a certain period in evaluation, while continuous evaluation is done in the assessment. There is a basic conceptual difference between evaluation and assessment. Evaluation and assessment के बीच में difference है, इसको समझना ज़रूरी है और उसके according ही work करना ज़रूरी है. तभी हम students का आकलन सही तरीके से कर पाएंगे, otherwise सारी चीज़ें जो है वो fail हो जाएंगी. Next point है हमारा control on teacher. Teachers feel that efforts are being made to control the teacher on the pretext of assessment. यानी कि जैसे मैंने कहा कि टीचर्स को लगता है कि बाहर की कोई थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट जो है या मैनेजमेंट जो है उनके काम में इंटरफेयर कर रही है और उनको बता रही है कि आप इस तरीके से आकलन कीजिए या इस तरीके से मूल्यांकन कीजिए, इस तरीके की चीज़. तो इसलिए जो है टीचर्स भी इसमें इंटरेस्ट जो है ज़्यादा नहीं लेते. टीचर ऑल्सो सी द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट एज गवर्नमेंट इंटरवेंशन. उनको लगता है कि गवर्नमेंट दखल अंदाजी कर रही है. वाइल दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस. जबकि असेसमेंट जो है टीचिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है. पर टीचर्स को जब असेसमेंट करने कहा जाता है तो उनको लगता है कि ये एक ज़बरदस्ती का काम हमको दे दिया गया है. तो इस तरीके की चीज़ें वो सोचते हैं और इसको सही तरीके से इस वर्क को नहीं कर पाते. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटी. यानी कि असेसमेंट को टीचर्स जो है वो एक फॉर्मेलिटी की तरह ले लेते हैं. उनको लगता है कि हमको किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, सबको कुछ अच्छे रिमार्क्स लिख देने हैं कि हाँ इसने क्लास में केयरफुली चीज़ों को सुना, आंसर अच्छे से किया और इस तरीके की चीज़ें, सेम चीज़ें सभी बच्चों को सेम रिमार्क्स जो है वो दे देते हैं. सो इस तरीके से भी जो असेसमेंट का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सही तरीके से नहीं हो पाता. टीचर्स हैव स्टार्टेड कमेंटिंग इन अ सेम वे फॉर ऑल चिल्ड्रन. यानी कि सभी बच्चों को उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे वो जज ही नहीं करते, अपनी मर्जी से हाँ इसको ये रिमार्क दे देते हैं, इसको ये रिमार्क दे देते हैं. इस तरीके से चीज़ें बिल्कुल फॉर्मेलिटी के लिए लिख दी जाती है. नॉट टेकिंग द असेसमेंट प्रोसेस सीरियसली. Some selected comments are being used mostly, sometimes due to lack of time or other reasons. यानी कि टीचर्स के पास वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारा काम रहता है, तो उनके पास समय की कमी रहती है या और भी कुछ रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से वो हर एक बच्चे पे प्रॉपर ध्यान तो दे नहीं पाएंगे या हर एक बच्चे को ऑब्जर्व कर करके उसका रिमार्क लिखे, इतना समय उनके पास नहीं रहता. तो कॉमन चीज़ें ही वहाँ पर भी लिख दी जाती है और एक फॉर्मेलिटी के टाइप से इसको कंप्लीट कर दिया जाता है असेसमेंट के प्रोसेस को. नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स. यानी कि बेसिक स्किल्स भी स्टूडेंट्स में डेवलप जो है नहीं कर पाते टीचर्स. और क्यों नहीं कर पाते? आकलन करना यानी कि असेसमेंट करना इसीलिए कहा जाता है कि एक एक बच्चे पे इंडिविजुअल जो है हम ध्यान दे पाए, उनकी जो लिखने राइटिंग स्किल है, उनका लर्निंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है या थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये सारे स्किल्स को हम उनके डेवलप कर पाए एक एक बच्चे पे अच्छी तरीके से ध्यान देके उसकी समस्या को हल करके. ये ऑब्जेक्टिव होता है या उद्देश्य होता है आकलन करने का यानी कि असेसमेंट करने का. पर टीचर्स जब असेसमेंट को सीरियसली लेंगे ही नहीं तो वो बच्चों पे ध्यान किस प्रकार से देंगे. और जब ध्यान नहीं देंगे तो यही चीज़ होगी कि बच्चों के अंदर जो बेसिक स्किल्स हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें भी डेवलप नहीं हो पाएंगी.
टीचर्स फील दैट नो स्टूडेंट हैज़ टू फेल इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, यानी कि टीचर के दिमाग में एक ही बात रहती है कि किसी को फेल नहीं करना है। एंड द यूज ऑफ इंटरनल असेसमेंट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। इंटरनल असेसमेंट डिपेंड्स ऑन द टीचर, यानी कि असेसमेंट जो है टीचर के ही हाथ पे रहता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर लेते हैं। असेसमेंट बीइंग एन एक्टिविटी कंडक्टेड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, teachers find themselves independent and free from any responsibility, due to which basic skills are not developing in this students, यानी कि इसलिए ही जो है बेसिक स्किल्स भी स्टूडेंट्स के अंदर ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। सो ये सारी चीज़ें थी लिमिटेशंस ऑफ असेसमेंट। अब हमको जो देखना है वो है मेथड्स ऑफ असेसमेंट, किन किन तरीकों से आकलन किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है इंडिविजुअल असेसमेंट। इट फोकसेस ऑन वन चाइल्ड व्हाइल ही इज डूइंग सम एक्टिविटी और वर्क। इंडिविजुअल असेसमेंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ही आपका ध्यान होना चाहिए। जब वो क्लासरूम में अपना कोई एक्टिविटी कर रहा है या कोई भी वर्क कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व करके आप उसका आकलन जो है वो कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे इंडिविजुअल असेसमेंट। एक टाइम पे एक व्यक्ति पे आप ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रुप असेसमेंट। ग्रुप असेसमेंट यानी कि ग्रुप से ही समझ में आ रहा कि 3-4 लोग रहेंगे या 5-6 लोग रहेंगे, उस पूरे ग्रुप को आपको जो है ऑब्जर्व करना होगा। इट फोकसेस ऑन लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन हु वर्क ऑन अ टास्क इन ग्रुप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीटिंग इट। दिस मेथड इज मोर इफेक्टिव इन असेसिंग चिल्ड्रंस सोशल स्किल, cooperative learning process and other value related discussions of a child's behavior। यानी कि जब वो ग्रुप में वर्क कर रहे, जब इंडिविजुअल असेसमेंट आप करेंगे तो वो जो भी इंडिविजुअल है या जो भी स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो अपने वर्क को किस तरीके से कर रहा है, कैसे इन्वॉल्व हो रहा है चीज़ों में, ये आप देखेंगे। पर जब आप ग्रुप असेसमेंट देखेंगे तो आप किन चीज़ों को देखेंगे कि सोशल स्किल कैसी है बच्चे की, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है कि नहीं, वैल्यू रिलेटेड स्किल्स को आप देखेंगे, वैल्यूज़ का इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं या नहीं, आपस में भाईचारा है या नहीं, ये सही तरीके से वर्क हो रहा है या नहीं, कि वो लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। इस तरीके की चीज़ों को आप असेस करते हैं या उनका आकलन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट माने खुद का आकलन करना। जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो तो खुद का आकलन नहीं कर पाएंगे, बट जो थोड़े बड़े क्लास के बच्चे होते हैं वो सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि हमने ये चीज़ सही की या नहीं। या टीचर्स भी उनको बोलते हैं कि आप खुद से बताइए कि ये चीज़ सही है या नहीं, या आपने सही तरीके से की या नहीं, या ऐसा क्यों नहीं हुआ। उनसे ही क्वेश्चंस करते हैं और स्टूडेंट्स फिर अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज़ें सही तरीके से हुई या नहीं हुई। तो इसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। It indicates child's own learning and progress assessment. In it, child जो है अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है his own progress of knowledge, skill, process, interest, attitude, etc. यानी कि बच्चा जो है खुद अपनी नॉलेज की वो चीज़ों, ज्ञान को किस तरीके से प्राप्त कर रहा है, क्या क्या स्किल्स यानी कि कौशल्स को सीख पा रहा है, कैसी उसकी प्रोसेस क्या चल रही है, प्रोग्रेस क्या हो रहा है, इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये खुद का आकलन बच्चे करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा पीयर असेसमेंट, यानी कि जो साथ के लोग होते हैं, यानी कि जो और बच्चे होते, बच्चे आपस में एक दूसरे का आकलन करते हैं या जज एक दूसरे को करते हैं और एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है ये आपस में डिस्कस करके एक आकलन वो लोग करते हैं। इट रेफर्स टू वन चाइल्ड असेसिंग अदर चिल्ड्रन। इट इज कंडक्टेड इन ग्रुप और पेयर्स। ये ग्रुप में हो सकता है या पेयर्स, दो लोगों का पेयर बना दिए, इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो ये थे मेथड्स। मेथड्स में कितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, इंडिविजुअल असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। तो यहाँ पे टॉपिक हमारे आज का कंप्लीट होता है। बेनिफिट्स ऑफ असेसमेंट भी हमने डिस्कस किया, लिमिटेशंस क्या होते हैं या डीमेरिट्स कह लीजिए क्या होते हैं असेसमेंट के, वो सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली, और मेथड्स क्या होते हैं, किन तरीकों से हम आकलन कर सकते हैं। तो इन 4 तरीकों से आकलन जो है वो
कर सकते हैं। सो उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी और आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को अब लिख पाएंगे, अपने नोट्स जो है वो रेडी अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, एंड फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि इस तरीके के नोट्स एंड कंटेंट्स जो है सभी स्टूडेंट्स तक जा सकें। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।